पीएम मोदी की बात करते हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री गुजरात की धरती से देश को 52,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा देंगे। गुजरात के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार रात जामनगर शहर में हवाई अड्डे से सर्किट हाउस तक रोड शो किया। मोदी ने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम के स्वागत में खड़े लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी आज गुजरात को बड़ी सौगात देंगे। पीएम 52,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की बहुविकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राजकोट के रेस कोर्स मैदान में 48,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी को एम्स समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ईएसआईसी की लगभग 2,280 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। द्वारका में 980 करोड़ रुपए की लागत से बने सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की न्यू मुद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजनाओं के साथ NH 927D के चौड़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। मिशन 370 प्लस ये बीजेपी का टारगेट है आगामी लोकसभा चुनाव में, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज मिशन मोड में हैं। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में होंगे। वो ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश में अमित शाह के दौरे का पहला पड़ाव ग्वालियर होगा। ग्वालियर में अमित शाह सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। यहां गृह मंत्री ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में शामिल होंगे। इसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना संसदीय सीट शामिल है। बैठक में 400 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। ग्वालियर में चुनावी तैयारियों पर चर्चा के बाद अमित शाह दोपहर 2:40 पर खजुराहो पहुंचेंगे। खजुराहो में शाह लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। यहाँ वो सागर क्लस्टर के करीब 2,300 बूथों के करीब 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। खजुराहो का कार्यक्रम खत्म करने के बाद अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में अमित शाह कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे। यहाँ बीजेपी के 2,000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ अमित शाह कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी पर हैं और इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में होंगे तो यूपी में भी दिग्गज मंच पर मौजूद रहेंगे। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंचेगी, जहां पर अखिलेश यादव उनके साथ मंच साझा करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज अखिलेश यादव शामिल होंगे। आज न्याय यात्रा आगरा पहुंचेगी और यहीं अखिलेश राहुल के साथ यात्रा में नजर आएंगे। न्याय यात्रा में शामिल हुआ वो पीडीए यात्रा होगी। न्याय यात्रा आज अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा पहुंचेगी। सुबह 8:30 बजे यात्रा अलीगढ़ के जमालपुर से शुरू होगी। दोपहर 12 बजे यात्रा का हाथरस के गांधी तिराहे पर स्वागत होगा। दोपहर 2 बजे यात्रा आगरा के टेढ़ी बगिया से शुरू होगी। आज शाम 4:30 बजे न्याय यात्रा आगरा से राजस्थान के धौलपुर में प्रवेश कर जाएगी। शनिवार को यात्रा में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी मुरादाबाद पहुंची थी। प्रियंका को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज यहाँ के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के होते। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर सहमति की गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बीच में खबर आ रही थी कि पश्चिम बंगाल में सहमति नहीं बन पाएगी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहां भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनती दिख रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन के ऐलान के बाद अब इंडिया गठबंधन में पश्चिम बंगाल में भी सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 5 सीट देने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में जो सीटें कांग्रेस को मिलेगी उनमें दार्जिलिंग, रायगंज, दक्षिण मालदा, बहरामपुर, पुरुलिया सीट शामिल है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी और कांग्रेस का समझौता सिर्फ पश्चिम बंगाल तक नहीं रहेगा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरह ही
टीएमसी को भी पश्चिम बंगाल से बाहर सीट देगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस टीएमसी को मेघालय की तुरा सीट देगी। असम में भी कांग्रेस टीएमसी को एक सीट देगी। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब फाइनल हो गया है। जल्द ही इसका ऐलान होगा। – 2024 की तैयारियां लगातार चल रही हैं। गठबंधन के सहयोगियों से सीटों पर चर्चा हो रही है और इन सब को लेकर ही बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 6 राज्यों की कोर कमेटी के साथ बैठक की। यूपी के सभी 80 सीटों पर चर्चा हुई। फोकस रहा रायबरेली और मैनपुरी सीट पर, जहां पिछले कई चुनाव से पार्टी नहीं जीती है। उसके बाद तेलंगाना की सभी 17, केरल की सभी 20 सीटों, पश्चिम बंगाल की 42 सीटों, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ पर 27 या फिर 28 फरवरी को फिर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी वहां नए चेहरे उतार सकती है। राजस्थान के 25 सीटों पर भी मंथन हुआ। पहली लिस्ट में राज्य से 7 से 9 उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। बैठक में इन राज्यों की उन सीटों पर चर्चा हुई जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की हार हुई थी। इन सीटों के लिए उम्मीदवारों के 3 नामों की लिस्ट पर मंथन हुआ। 29 फरवरी को होने वाले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इसी लिस्ट से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। और इधर दिल्ली में आज सड़क पर संग्राम दिखाई देगा। वो कैसे? वो ऐसे कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर का घेराव करेंगे। उनका ये कहना है कि बीजेपी के इशारे पर उपराज्यपाल ने जो जल बोर्ड को बिल को सेटल करने की स्कीम थी, वन टाइम सेटलमेंट की, उस पर रोक लगा दिया। दिल्ली में आज फिर आम आदमी पार्टी सड़क पर होगी। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी। मुद्दा होगा दिल्ली में बिजली बिल का वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। दिल्ली जल बोर्ड के ज्यादा बिल की शिकायत का निपटारा करने के लिए दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई थी। दिल्ली में 11.7 लाख उपभोक्ताओं का पानी का बिल बकाया है। उपभोक्ताओं पर जल बोर्ड के 5,737 करोड़ रुपए बकाया है। दिल्ली सरकार बिल को सेटल करने के लिए स्कीम लाई थी। इस स्कीम के तहत 7 लाख लोगों के बिल माफ होने थे। बाकी लोगों को कम पैसे देकर बिल सेटल करना था। जिन जिन लोगों को लगता है बिल गलत आ रहे हैं, बिल भरने की जरूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दो, मैं हूँ, तो हम एक स्कीम लेके आए हैं। उसकी ओके रीडिंग की एवरेज निकाल लेते हैं और सारे महीनों की उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी दिल्ली के अंदर। ये बहुत गलत बात है। इस स्कीम को दिल्ली के उपराज्यपाल ने रोक दिया। अब इसी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरेगी और बीजेपी के दफ्तर का घेराव करेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जहां विपक्षी दल अभी सीट पर माथापच्ची कर रहे हैं, वहीं बीजेपी अपने चुनावी प्रचार को जमीन पर उतारने जा रही है। बीजेपी की तरफ से हाईटेक रथ जमीन पर उतारे जाएंगे जो सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे और 26 तारीख को ये रथ दिल्ली से रवाना होंगे। मिशन 370 प्लस में जुटी बीजेपी रथों के जरिए आम लोगों से कनेक्ट होगी। इसके लिए 26 फरवरी को बीजेपी की रथ यात्रा शुरू होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हाईटेक प्रचार रथों को रवाना करेंगे। बीजेपी के ये हाईटेक रथ तमाम सुविधाओं से लैस होंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में इन रथों के जरिए बीजेपी आम लोगों को मोदी सरकार के कामकाज की जानकारी देगी। 10 साल में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। विकसित भारत का विजन लोगों के सामने रखा जाएगा। बीजेपी की योजना रथों के जरिए लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का एक चरण पूरा करना है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल प्रचार रथ का संयोजन देख रहे हैं। आइए अब किसान आंदोलन की बात करते हैं। 29 फरवरी तक किसानों ने अपना दिल्ली कूच स्थगित किया हुआ है और इसीलिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर फिलहाल शांति है। लेकिन किसान आज WTO के खिलाफ वहां पर सम्मेलन करेंगे और इधर दिल्ली में सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर यातायात को सामान्य करने के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं।
आज आंदोलन के 13वें दिन किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर WTO के खिलाफ सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन के जरिए किसानों को WTO के खिलाफ जागरूक करने की योजना है। किसान नेताओं की मांग है कि सरकार WTO से बाहर निकले। भारत के कृषि सेक्टर को, खेती सेक्टर को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो है WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी पॉलिसियां। WTO का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है देश के किसानों के ऊपर, वो चीज हमारे किसान तक, एक किसान तक, एक गांव तक पहुंचाना जरूरी है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मजबूती से हम लड़ेंगे। किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली कूच को स्थगित कर दिया है। इसी बीच किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के सिंगो और टीकरी बॉर्डर पर की गई नाकेबंदी में ढील दी जा रही है। 2 हफ्ते से बंद रास्तों को आंशिक तौर पर खोला जा रहा है। सिंगो बॉर्डर पर सर्विस लेन और टीकरी बॉर्डर पर एक लेन को खोला गया है। इससे आम लोगों को राहत मिली है। हमारा प्रयास है कि ताकि जो आवागमन है, जो यातायात है, वो प्रभावित ना हो और हमारे नागरिक परेशान ना हो। यही प्रयास है कि पहले एक लेन खोल के हम शुरुआत करेंगे। फरवरी के महीने में उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी हो रही है और इसे देखने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। फरवरी के महीने में उत्तराखंड के पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढक गए हैं। ये तस्वीरें जोशीमठ की है। यहाँ सुबह धूप खिली थी, अचानक मौसम ने करवट ली और बर्फबारी शुरू हो गई। रुई की फाहों की तरह आसमान से बर्फ के टुकड़े बरस रहे थे। कुदरत के इस नजारे को देखने और उसे कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ ऐसा ही नजारा चमोली में भी दिखा। यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कुल्लू में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद यहाँ पर्यटकों की भीड़ दिख रही है। हजारों की तादाद में पर्यटक बर्फबारी का नजारा देखने कुल्लू पहुँचे हैं। बर्फबारी के बाद कुल्लू में पर्यटक मौज मस्ती करते दिखे। निर्मल बहेती, जयपुर राजस्थान से टूरिस्ट को यहाँ जरूर आना चाहिए और विंटर में बहुत ही अच्छी है। आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात, जहां पर बेट द्वारका मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद सुदर्शन सेतु की जो सौगात है वो मिलेगी द्वारका की। आपको बता दें कि बेट द्वारका से ये सुदर्शन सेतु जोड़ेगा और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि द्वारकाधीश कृष्ण जब यहाँ पर शासन करते थे तो उस वक्त बेट द्वारका ही उनका निवास हुआ करता था। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेट द्वारका से, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं में जाएं तो वल्लभाचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी और इसके साथ ही साथ महाभारत काल में ये जो बेट द्वारका जगह है इसे अंतरद्वीप के नाम से जाना जाता था। इसका उल्लेख मिलता है और देखिए जो परंपरा है बेट द्वारका मंदिर की, जिस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना होती है, उस परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेट द्वारका मंदिर से, जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और भगवान कृष्ण के निवास स्थल के रूप में। और देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है देश का सबसे बड़ा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, जिसकी आधारशिला रखी गई थी 2017 में और अब ये जो आवागमन है ये शुरू होगा। आपको ये भी जानना जरूरी है कि 2017 में इस सेतु की जब स्थापना की गई, अब तक बेट द्वारका से जो संपर्क है वो केवल नाव के जरिए हो पाता था, क्योंकि ये एक द्वीप है, छोटा द्वीप है और इसीलिए इसे अंतरद्वीप के नाम से महाभारत काल नाम में जाना जाता था। तो अब जो नाव के जरिए बेट द्वारका पहुंचते थे वो सुदर्शन सेतु के जरिए भी पहुंच पाएंगे। तो यानी कि बेट द्वारका को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है और देश के जो सबसे बड़ा केबल ब्रिज है उसकी सौगात थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। लेकिन इस वक्त वो मंदिर में मौजूद हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ओखा से बेट द्वारका को ये पुल जोड़ेगा। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा पुल है। ब्रिज का डिजाइन बेहद खास है और इस पुल की सौगात देने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसी द्वारका मंदिर की हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप द्वारकाधीश के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और बेट द्वारका को भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, तो बीते 5 दिनों में ये दूसरा गुजरात दौरा है। आज के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। सुदर्शन सेतु के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री पूरे देश भर में 52,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात देंगे
और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंत्रोच्चार के साथ। इस वक्त पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। वक्त भले ही रात का था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जामनगर के लोगों में गजब का उत्साह था। वो पीएम का स्वागत करने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। उनकी ये दीवानगी देखते ही बन रही थी। उनका काफिला जहां से भी गुजर रहा था, हर तरफ से मोदी मोदी का नारा ही गूंज रहा था। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पिछले 5 दिनों में प्रधानमंत्री का ये दूसरा गुजरात दौरा है, जहां वो आज भी बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जामनगर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला शहर में दाखिल हुआ। पीएम मोदी का काफिला सर्किट हाउस के लिए निकला, जहां उन्हें रात्रि विश्राम करना था। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस जाते वक्त सड़कों पर दोनों तरफ प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए हजारों लोग खड़े थे। हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। प्रधानमंत्री भी कार से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार रहे थे। भव्य स्वागत के साथ शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र क्षेत्र के देवभूमि, द्वारका और राजकोट जिलों में होने वाले 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी वहां से गुजरात समेत देश भर में 52,250 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी आज दौरे की शुरुआत द्वारका से करेंगे, जहां वो बेयत द्वारका मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारका में तकरीबन 980 करोड़ रुपए की लागत से बने ओखा मुख्य भूमि और बेयत द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज है, जो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। सुदर्शन सेतु का डिजाइन बेहद खास है, जिसके दोनों तरफ श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सुसज्जित एक पैदल पथ है। पैदल पथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सुदर्शन सेतु देवभूमि द्वारका के प्रमुख पर्यटक केंद्र बनने जा रहा है। सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री द्वारका में 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का लोकार्पण करेंगे, जिसके तहत वाडिनार में पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वो राजकोट, ओखा राजकोट, जेतलसर, सोमनाथ और जेतलसर वांसजालिया रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के चौड़ीकरण की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ जामनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र सिक्का थर्मल पावर स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। द्वारका के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजकोट पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे एम्स राजकोट का उद्घाटन करेंगे। शाम 4:30 पर राजकोट के रेस कोर्स मैदान में 48,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम जिन परियोजना का लोकार्पण करेंगे, उनमें स्वास्थ्य, सड़क और रेल, ऊर्जा और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद गुजरात को आज पहला एम्स मिलेगा, जिसका निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और तस्वीरें पीएम मोदी की हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना करने यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। भगवान का आशीष लेते हुए दिन की शुरुआत। गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। आपको बताएं 52,250 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज गुजरात को मिलने वाली है। बड़ा तोहफा। मिशन 24 से पहले पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा है। आज दूसरा दिन है। देखिए 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से परंपरागत तरीके से बेट द्वारका मंदिर में पीएम मोदी यहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर देखिए थोड़ी देर में यहां पर उद्घाटन होने वाला है। 52,250 करोड़ की योजनाओं की सौगात यहां पर मिलेगी। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। कहा जाता है कि सुदर्शन सेतु देश का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज है और इसी की सौगात, इसी का उद्घाटन पीएम मोदी कुछ ही देर बाद करने वाले हैं। उद्घाटन यहां पर पीएम मोदी कर चुके हैं।
एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रौनक, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, कितना उत्साह वहां पर लोगों में? देखिए, उत्साह जबरदस्त है क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि गुजरात रही है और भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि जो है वो द्वारिका रही है और बेट द्वारिका जो है वो सुवर्ण नगरी के तौर पे मानी जाती थी। और जो सिग्नेचर ब्रिज जिसका लोकार्पण अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल साथ में मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। और ये जो ब्रिज है न सिर्फ यहाँ पर डेवलपमेंट का प्रतीक है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगारी का बड़ा प्रतीक होगा क्योंकि यात्री जो है उनके लिए काफी सुविधा होगी द्वारिका से बेट द्वारिका और ओखा जाने की। और स्वाभाविक तौर पर टूरिज्म वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के काफी भाविक भक्त जो गुजरात की जो सर्किट है शिव मंदिर सोमनाथ से लेकर द्वारिका तक की और ये सौराष्ट्र की जो सर्किट है उसको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। स्वाभाविक तौर पे ही ये जो सुदर्शन ब्रिज जिसका नाम सुदर्शन ब्रिज रखा गया है 2300 मीटर ब्रिज की लंबाई है, यानी कि करीब 2.5 किलोमीटर लंबाई ब्रिज है, जिसमें से 900 मीटर का केवल स्टेट पार्क ब्रिज है और वहां पर गीता के श्लोक अंकित किए गए ब्रिज के ऊपर। साथ में क्योंकि गुजरात जो है वो सोलर एनर्जी को काफी पहले से ही बढ़ावा देता रहा और उसकी प्रतिकृति यहाँ ब्रिज में पर देखने को मिलती है। ब्रिज में एक साइड पे सोलर पैनल लगी हुई है, यानी कि उस इलाके में बिजली जो है उसका स्रोत जो है वह ब्रिज पर वो सोलर एनर्जी से मिलता रहेगा। इस ब्रिज पर अलग अलग 12 लोकेशन बनाए गए जहाँ व्यूइंग गैलरी भी बनाई गई है। साथ में ये जो ब्रिज है मेड इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रतीक है क्योंकि पूरा ब्रिज मेड इन इंडिया मतलब इंडिया में बनाया गया है। जो केबल जरूर बाहर से मंगवाए गए हैं, लेकिन 44 पिलर का बेस पिलर जो है उसका बना हुआ ब्रिज है और ब्रिज समुद्र की ऊंचाई जो बेस है उससे 32 से 62 फुट की ऊंचाई पर है। अब पीएम धीरे धीरे के ब्रिज का उद्घाटन करके आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के लिए भी आज का दिन सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज का वो वही दिन था 25 फरवरी 2002 का दिन जब नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात में पहली जीत हासिल की थी। तो आज के ही दिन उस राजकोट विधायक बने थे क्योंकि 2001 में पहली बार वो राज्य मुख्यमंत्री बने, लेकिन पहला चुनाव जो था वो राजकोट से लड़े थे और आज के दिन नतीजे आए थे 25 फरवरी 2002 और उसी दिन वो पहली बार विधायक बने। और ये आज पर वो दिन है जब करीब 48,000 करोड़ के डेवलपमेंट सौराष्ट्र के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लोकतंत्र पीएम मोदी कर रहे हैं। और सौराष्ट्र के लिए बड़ा दिन उसके लिए कि सौराष्ट्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी थी और सौराष्ट्र को आज राजकोट में एम्स मिल रहा है, साथ में और भी बड़ी अस्पताल भी मिले। कुल मिलाकर गुजरात के लिए सौराष्ट्र के लिए बड़ा दिन। पॉलिटिकली भी देखा जाए तो आप जानते हैं कि चुनाव सामने है और गुजरात बीजेपी का परंपरा गढ़ भी रहा है, चाहे 19 के चुनाव हो चाहे 2014 के चुनाव हो। दोनों चुनाव में 26 में से 26 लोकसभा बैठकें जो है बीजेपी ने हासिल की थी और ये तीसरा जो चुनाव है उसमें भी जीत की हैट्रिक लगानी है और वो भी 26 में से 26 बैठक जीतने का जो संकल्प है उसका आगाज कल रात से हो चुका है। कल आपने देखा था जामनगर में जबरदस्त रोड शो हुआ था। जामनगर से सटा ये द्वारका जिला है, जामनगर से अलग हुआ जिला है और वहां पर आज पहुंचे, यानी कि सौराष्ट्र की जो बैठकें हैं वहां पर आज बड़ा प्रवास मोदी का माना जा रहा है। और पहले उत्तर 2 रोज पहले जब पीएम मोदी आए थे तो उत्तर गुजरात में महसाना गए थे, महसाना मंदिर पर गए थे, मणिनाथ मंदिर का लोकार्पण किया था, वहां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में वो पहुंचे थे। कुल मिलाकर पूरे गुजरात में सिर्फ 2 दिन के अंदर सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात हो, क्योंकि दक्षिण गुजरात नवसारी में गए थे, और अब सौराष्ट्र, तीनों इलाकों के दौरे पीएम मोदी ने सिर्फ 3 दिन के अंदर कर लिए हैं। यानी कि चुनाव के एक तौर पे कहें कि चुनावी प्रचार या तो चुनाव से जुड़े कार्यक्रम विधिवत तौर पे शुरू हो उसके पहले पीएम मोदी ने प्रचंड प्रवास यहाँ पर कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल रौनक, और तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वेव किया वहां पर उन लोगों की तरफ जो बोट्स में हैं और जो आते हैं बेट द्वारिका दर्शन करने के लिए उनकी ओर, और उनके लिए बड़ी सुविधा की बात होगी। बहुत धन्यवाद रौनक आपका, अपनी बड़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी। इस ब्रिज से जुड़ी हुई, प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई, सौराष्ट्र को जो सौगात आज वो देने जा रहे हैं उन सब से जुड़ी हुई, इस ब्रिज के बारे में भी जिसका उद्घाटन किया है, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, और जो भगवान श्री कृष्ण का आयुध हुआ करता था उसके नाम पर इस ब्रिज का नाम, और
ये बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल कृष्ण भक्तों के लिए सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया, ऐसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव सामने है और उसके लिए बीजेपी का मंथन भी जारी है। दिल्ली में कल 6 राज्यों को लेकर एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में उन सीटों के लिए खास रणनीति तैयार की गई जहां पिछले चुनाव में पार्टी की हार हुई थी। उन सीटों के लिए 3-3 नामों का एक पैनल भी तैयार किया गया है और 29 फरवरी को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन्हीं पैनल से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लग सकती है। चौबीस में 400 पार। दो 2024 लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब महज चंद रोज ही बचे हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां बैठकों का दौर चल रहा है, जहां चुनाव की हर छोटी बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ पीएम देश के कोने कोने पहुंच रहे हैं, राज्यों और शहरों का दौरा कर रहे हैं और लाखों करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। यानी आम चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी भी दिनों दिन पुख्ता और धारदार होती जा रही है। अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। पीएम अपनी जनसभाओं और रैलियों में बार बार हुंकार भर रहे हैं कि इस बार बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी तो एनडीए रहेगा 400 के पार। अब इसके लिए तैयारी भी तो मुकम्मल होनी चाहिए। लिहाजा सीटों के तालमेल और उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी संगठन की बैठकें जारी है, जहां बहुत बारीकी से हर रणनीति के उद्धार देने के लिए समीकरण बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की मैराथन बैठक हुई, जिसमें 6 राज्यों की बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष शामिल हुए। पहले दौर की बैठक में यूपी, तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए। यूपी की सीटों पर मंथन के लिए बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, यूपी के संगठन महासचिव धर्मपाल शामिल हुए। बैठक में राज्यों की सभी 80 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। रायबरेली और मैनपुरी सीट पर खास फोकस रहा। साथ ही एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय नेताओं ने पश्चिम बंगाल को लेकर भी राज्य कोर कमेटी के साथ राज्य की सभी 42 सीटों के लिए रणनीति बनाई गई। पीएम मोदी के 1 और 2 मार्च के दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। तेलंगाना के नेताओं के साथ सभी 17 सीटों पर मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ भी केंद्रीय नेतृत्व ने सभी 11 सीटों पर मंथन किया। इस बार नए चेहरे उतारने पर भी मंथन किया गया। छत्तीसगढ़ को लेकर 27 या 28 फरवरी को फिर बात होगी। वहीं राजस्थान के नेताओं के साथ राज्य की सभी 25 सीटों पर मंथन हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में राज्य के 7 से 9 उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। बैठक में इन राज्यों की उन सीटों पर मंथन हुआ जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की हार हुई थी। इन सीटों के लिए उम्मीदवारों की 3-3 नामों की लिस्ट पर मंथन हुआ। यूपी की तरफ से भी हारी हुई सीटों पर 3-3 नामों के साथ वाराणसी से सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम की सूची पेश की गई। अब 29 फरवरी को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इसे लिस्ट को पेश किया जाएगा और उन पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी 29 फरवरी या फिर मार्च के शुरू में ही उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। सूत्रों की माने तो पहली सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल होगा। हारी हुई सीटों के अलावा कुछ जरूरी नामों को भी रखा जाएगा। पहली सूची में करीब 100 उम्मीदवारों का नाम होगा। बीजेपी के आला नेताओं ने इन राज्यों में एनडीए गठबंधन सहयोगियों को दी जाने वाली सीटों पर भी मंथन किया।